गांव में करीब 70 से 80% लोग नहीं चाहते थे कि राघव मायापुर का सरपंच बने। जिसे देखते चंद्रकला ने योगेंद्र से कहा, भाई साहब, देखा आपने, गांव के अधिकांश लोग राघव को सरपंच नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें किसी और को ही सरपंच चुनना पड़ेगा। चंद्रकला इस बारे में गांव वालों से राय लेना ही चाहती थी कि तभी रेशमी ने एकाएक कहा, दीदी, आप सब लोग किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब लोग रेशमी की तरफ देखने लगे। रेशमी ने अपनी बात रखते हुए कहा, दीदी, मैं नहीं जानती कि मायापुर में राघव मालिक का पुराना इतिहास क्या रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं इन्हें देखती आई हूँ। इन महीनों में इन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं जानती हूँ कि मालती के काले साए को चुराने का गलत काम भी इन्होंने किया है, लेकिन उस काम के लिए भी इन्हें बहकाया गया था। पर जब सच्चाई सामने आई तो राघव मालिक सच की लड़ाई के लिए हम सबके साथ खड़े थे। इसीलिए ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि राघव मालिक को पुराने गुनाहों के नजरिए से ना देखते हुए जो आज ये हैं उसके हिसाब से इन्हें देखना चाहिए। रेशमी की बातें सुनने के बाद गांव वाले एक बार फिर राघव को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए। वहीं राघव पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में था कि रेशमी इस तरह उसका साथ क्यों दे रही है। कहीं रेशमी को भी उससे प्यार तो नहीं हो गया है। ये सोचकर राघव मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। रेशमी राघव को सरपंच बनाने के पक्ष में इसीलिए थी क्योंकि उसने राघव के अंदर के अच्छे इंसान का रूप देखा था, और रेशमी को डर था कि अगर राघव को सरपंच नहीं बनने दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि राघव के अंदर का बुरा इंसान फिर से जाग जाए। रेशमी की बातों पर विचार करते हुए एक आदमी ने रेशमी से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रेशमी, लेकिन कहते हैं ना कि सांप को चाहे कितना ही पालतू बना लो, वो डसना कभी नहीं भूलता। रेशमी ने जवाब देते हुए तुरंत कहा, पर चाचा, अगर उसी सांप के अंदर की जहर की थैली ही निकल जाए तो? और कहा तो ये भी जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर हम राघव मालिक को सुधरने का मौका ही नहीं देंगे तो वो सुधरेंगे कैसे? लेकिन रेशमी ये नहीं जानती थी कि सत्ता का नशा ऐसा नशा होता है जो बड़े से बड़े शरीफ इंसान को भी निकल जाता है, और राघव तो अपने जमाने का बड़े से बड़ा हरामी इंसान था। इसके बाद काफी देर तक रेशमी और गांव वालों के बीच में तर्क वितर्क चलते रहे, और रेशमी के तर्क हर बार गांव के वितर्क पर हावी हो रहे थे। आखिर में गांव वालों को भी लगने लगा कि राघव को उन्हें सरपंच बनाकर गांव वालों के लिए काम करने का एक मौका देना ही चाहिए, और सभी के बहुमत से राघव को गांव का नया सरपंच बना दिया गया। इस फैसले को सुनकर राघव भी काफी ज्यादा खुश था कि अब वो गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। सरपंच का फैसला हो जाने के बाद सब लोग उठकर जाने ही वाले थे कि तभी गांव की कुछ औरतों ने आगे आकर चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, गांव के ऊपर से संकट के इतने बड़े बड़े बादल छटे हैं, और ऊपर से कल नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो हम सब ने फैसला किया है कि इस बार भी नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाए, ताकि काली माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे। ये सुनकर चंद्रकला और गांव वालों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। चंद्रकला इन सब काले सायों के बीच में इतना उलझ ही गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि नवरात्रि आने वाली थी। मायापुर में हर साल नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। काली माँ के मंदिर को सजाया जाता था। 9 दिन तक हर अखंड जोत की जाती थी, और गांव की 9 कन्याओं को देवियां बनाकर उनकी पूजा करके उन्हें खाना खिलाया जाता था। उन कन्याओं में एक कन्या नीति भी हुआ करती थी। हर बार की तरह इस बार भी उन 9 कन्याओं में नीति को भी चुना गया था। इसी खुशखबरी के साथ सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। गांव वालों के लिए तो सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन चंद्रकला की चिंताएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। चंद्रकला की सबसे बड़ी चिंता तो नीति को लेकर थी। चंद्रकला, टीले वाले बाबा और रेशमी तीनों जब घर पहुंचे तो रेशमी सीधे
फिर नीति के पास अंदर चली गई और चंद्रकला ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए टीले वाले बाबा को सब कुछ बताया कि पिछले कुछ दिनों में नीति के साथ क्या क्या हुआ है। टीले वाले बाबा भी ये बात सुनकर चौंक गए कि बेचारी नीति के अंदर इस तरह की शक्तियां भी हैं। टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना चंद्रकला, मैं नहीं जानता था कि मेरे उस समाधान से नीति की इस तरह की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ये सुन चंद्रकला ने कहा, नहीं नहीं बाबा, आप माफी मत मांगिए। उस वक्त रेशमी के बारे में पता लगाना भी तो जरूरी था, पर अब मुझे नीति को लेकर बहुत ज्यादा डर लगा रहता है बाबा। इस पर टीले वाले बाबा ने कहा, डरने की तो बात है चंद्रकला, अब तुम्हें नीति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और दो बात पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो नीति के मुंह पर किसी का भी खून नहीं लगना चाहिए और दूसरा, नीति जब भी कभी दैत्य रूप में आए वो किसी आईने में खुद का चेहरा ना देख सके। ये सब सुनकर चंद्रकला घबरा गई। उसने तुरंत टीले वाले बाबा से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों बाबा? चंद्रकला को समझाते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, मुंह पर खून लगने से हो सकता है कि नीति के अंदर का दैत्य बार बार जागृत होने लगे और ऐसे में अगर उसने अपना चेहरा देख लिया तो ये हो सकता है कि नीति फिर खुद को हमेशा एक दैत्य ही समझने लगे। और चंद्रकला, काले सायों की नजरों से भी नीति को बचा कर रखना होगा। अगर अंगुना को नीति की सच्चाई पता चल गई तो वो कभी भी नीति को यहाँ पर रहने नहीं देगी, इसे अपने साथ ले जाएगी और नीति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी। टीले वाले बाबा की बातें चंद्रकला के मन में बहुत ज्यादा भय पैदा कर रही थी। उसने बाबा से समाधान पूछते हुए कहा, पर बाबा, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नीति के अंदर का दैत्य कभी भी जागृत हो ही नहीं? या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने रेशमी की शक्तियों को निष्क्रिय किया था वैसे ही नीति की शक्तियों को भी निष्क्रिय कर दो? टीले वाले बाबा ने इस बात से मना करते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, रेशमी की शक्तियों के बारे में मुझे पता था, इसीलिए मैं उनको निष्क्रिय कर पाया, लेकिन नीति के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है, उसके अंदर कैसी शक्तियाँ हैं, कुछ भी नहीं। और जब तक नीति के बारे में ये सब पता नहीं चल जाता तब तक मैं उसकी शक्तियों को निष्क्रिय नहीं कर सकता। चंद्रकला के लिए अब रेशमी की तरह नीति के बारे में भी सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो गया था, लेकिन चंद्रकला के लिए ये लगभग असंभव था, क्योंकि रेशमी को लेकर तो उसे पहले कावेरी की फ़ोटो मिल गई थी और फिर चंदा ताई भी रेशमी के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन नीति के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है और कहाँ से आई है। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तभी टीले वाले बाबा ने कहा कि उनके जाने का समय हो गया है। ये सुनकर चंद्रकला ने रेशमी और नीति दोनों को अंदर से बुला लिया। सबने बाबा का आशीर्वाद लिया और टीले वाले बाबा वहाँ से चले गए। टीले वाले बाबा के जाने के बाद रेशमी ने चंद्रकला से कहा, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए दीदी। ये सुन चंद्रकला ने कहा, नहीं रेशमी, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? तुम जितने दिन यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। रेशमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं दीदी, बहुत दिन हो गए नानी से मिले हुए, अब उनके बिना मन नहीं लगता और आज तक बहुत कुछ खोया है उन्होंने, लेकिन अब उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। रेशमी की इन बातों के बाद चंद्रकला भी रेशमी को रोक नहीं पाई। उसने रेशमी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है रेशमी, जाओ और खूब मन लगाकर सेवा करो चंदा ताई की, और जब भी समय मिले तुम और चंदा ताई दोनों आते रहना। रेशमी ने भी चंद्रकला के पैर छूते हुए हामी में सिर हिलाया। रेशमी ने अपने कपड़ों की संदूक पहले ही तैयार कर ली थी। उसे लेकर बाहर आई और नीति के माथे को चूमते हुए जाने लगी, लेकिन तभी नीति ने रेशमी का हाथ पकड़ लिया। रेशमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो नीति की आंखें भरी हुई थी। नीति ने रेशमी से कहा, दीदी आप मत जाइए ना, आपके साथ बहुत अच्छा लगता था। माँ तो मुझे अकेले छोड़कर रात रात बाहर रहती है, तो कम से कम आप तो साथ रहिए। और मैं तो कहती हूँ आप अपनी नानी को भी लेकर यहीं
आ जाइए, हम चारों यही एक साथ रह लेंगे। नीति की बात सुनकर रेशमी और चंद्रकला भी थोड़ी भावुक हो गई थी। रेशमी ने नीचे झुकते हुए नीति से कहा, हाँ नीति, मैं जरूर नानी को लेकर यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार तो नानी के पास जाना ही होगा ना। तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे। रेशमी की बात सुनकर नीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और रेशमी चंद्रकला से आज्ञा लेकर वहां से मुख्य सड़क की ओर चली गई। चंद्रकला और नीति उसे तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। रेशमी अपना सामान लेकर मुख्य सड़क की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसी रास्ते से राघव भी अपनी जीप लेकर आ रहा था। जैसे ही राघव ने रेशमी को सामान लेकर जाते हुए देखा, राघव जीप से नीचे उतरकर रेशमी के पास में आते हुए रेशमी से कहा, रेशमी, कहाँ जा रही हो तुम ये सब सामान लेकर? जवाब में रेशमी ने कहा, और कहाँ जाऊंगी मालिक, शहर जा रही हूँ अपनी नानी के पास। ये सुनकर राघव ने चौंकते हुए कहा, नहीं नहीं रेशमी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी मायापुर में ही। रेशमी समझ गई कि राघव उसे रुकने के लिए क्यों कह रहा है। उसने राघव को समझाते हुए कहा, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करने लगे थे, लेकिन मेरी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ अपने मकसद के लिए ये सब नाटक किया था और अब मेरा मायापुर में रुकने का कोई मकसद नहीं है। राघव की धड़कनें एकदम जोरों से धड़कने लगी। उसने रेशमी से कहा, ऐसा मत कहो रेशमी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा रेशमी। और क्या हो गया अगर पहले नाटक किया था, अब तो प्यार कर ही सकती हो ना। लेकिन रेशमी ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं मालिक, माई इसी गांव में शादी करने आई थी। अगर मैंने भी वही किया तो नानी के सारे घाव फिर से हरे हो जाएंगे। मैं ऐसी गलती नहीं दोहरा सकती मालिक, मुझे माफ कर दो। राघव ने इसके बाद भी रेशमी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन रेशमी ने एक नहीं सुनी। आखिर में राघव ने हार मानते हुए कहा, ठीक है रेशमी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। लेकिन रेशमी, मैं ही तुम्हें शहर से मायापुर लेकर आया था, तो मैं ही तुम्हें छोड़कर भी आऊंगा। अब इसके लिए मुझे मना मत करना। रेशमी ने इसके लिए कुछ नहीं कहा और चुपचाप जीप में जाकर बैठ गई। राघव भी जीप में बैठा और दोनों शहर के लिए निकल गए और रेशमी सकुशल चंदा ताई के तवायफ खाने पहुंच गई। चंदा ताई रेशमी को देखकर बहुत खुश हुई। रेशमी ने चंदा ताई को पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ और ये भी बताया कि राघव ने इन सब में कितनी उसकी मदद की थी। चंदा ताई ने राघव को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और इस बात के लिए माफी भी मांगी कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। रेशमी ने चंदा ताई को सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि राघव उससे प्यार करने लगा था और राघव को भी ये बताने के लिए मना किया था। सब बातें हो जाने के बाद राघव ने आज्ञा ली और वहां से वापस मायापुर के लिए निकल गया। आज रात्रि का पहला दिन था। सुबह सुबह ही लोगों ने काली माँ के मंदिर जाना शुरू कर दिया था। मंदिर को बड़े ही जोरों शोरों से सजाया था। मंदिर के मुख्य परागण में 4-5 पंडित जी मिलकर हवन की तैयारी कर रहे थे। वहीं काली माँ की मूर्ति के सामने एक बड़ी अखंड जोत जलाई गई थी। ये जोत अगले 9 दिन तक इसी तरह जलने वाली थी। 2 पंडित जी को सिर्फ उसी जोत में आहुति देने के लिए रखा गया था, ताकि ये जोत कभी बीच में बुझ न जाए, क्योंकि उस जोत का बीच में बुझ जाना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता था। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा टेंट लगाया हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी औरतें बैठकर कीर्तन कर रही थी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा मनमोहक दृश्य था, वो था गांव की 9 बच्चियों को देवी बनाकर उनकी पूजा की जा रही थी। सब बच्चियों ने लाल रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसमें सभी बच्ची बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी, जिसमें नीति भी शामिल थी। पंचायत में जब नीति को देवी बनाने की बात हुई थी, तब तो चंद्रकला ने खुशी खुशी हाँ कह दी थी, लेकिन जब टीले वाले बाबा ने नीति को लेकर खून और आईने वाली बात कही, तो चंद्रकला के मन में नीति को देवी बनाने को लेकर
मन में शंका पैदा हो गई थी, लेकिन चंद्रकला ने ये सोचकर मना नहीं किया कि कहीं एक बार पहले हाँ कहकर बाद में मना करने से गांव वालों को शक ना हो जाए। मंदिर के बाहर टेंट से कीर्तन की आवाज आ रही थी तो मंदिर के अंदर से मंत्रोच्चार की। चारों तरफ शुद्ध, पवित्र और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। सभी 9 कन्याएं हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी कि तभी पंडित जी ने उन कन्याओं को काली माँ के आगे मौजूद अखंड ज्योत के आगे हाथ जोड़ने को कहा। वो सभी बच्चियां अखंड ज्योत की तरफ बढ़ी ही थीं कि तभी एकाएक वो ज्योत बुझ गई। ये देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडितों ने अपने मंत्रोच्चार रोक दिए और बाहर औरतों ने कीर्तन करना बंद कर दिया। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। आखिर क्या कारण है अखंड ज्योत के बुझने का? क्या कोई नई मुसीबत मायापुर पर मंडरा रही है? और कैसे अब चंद्रकला नीति के अंदर के दैत्य से बच पाएगी?